हेलो एवरीवन। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं खुद आपके लिए बीपीएससी टीचर का लाइव टेस्ट दूंगा। ये आप लाइव टेस्ट देख सकते हैं कि मेरा मार्क्स कितना आता है। टोटल 120 का क्वेश्चन है। इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको बताऊँगा और आप देख भी पाएंगे कि मेरा 120 में टोटल कितना मार्क्स आ रहा है। अगर आप वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिए क्योंकि आपका और मेरा दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा। आप लोग भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, अपना रिजल्ट और मेरा रिजल्ट खुद हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी रंगपुर या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा जूते हुए खेत का निशान आपको लोथल से मिलता है। राइट आंसर इसका सी होगा मेरे हिसाब से। आप लोग भी आंसर देते रहिएगा। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए है 269 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 263 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 259 या इनमें से कोई नहीं। इसका जो मेरे हिसाब से राइट आंसर आपका सी होगा, ऑप्शन सी। मौर्य काल में चारगाह का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया लग रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है सूत्राध्यक्ष, ऑप्शन बी पनाध्यक्ष, ऑप्शन सी विभूतिध्यक्ष या ऑप्शन डी सीताध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई आंसर आपको नहीं आता है, अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते हैं। हर क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे जितना क्लोज आंसर हम टिक आउट कर सकें। तो आप पहले दो को आप नेगलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद दो को ऑप्शन चुनिएगा जो आपको लगता हो कि इसमें से 50-50 हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी लेके चलता हूँ, देखता हूँ क्या रहेगा आंसर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन 4 कह रहा है गुप्त काल में पूंग किसे कहा जाता था? पूजा स्थल को या न्यायालय को या बंदरगाह को या टकसाल को? अगर आपने पढ़ा होगा गुप्त काल तो आपको गुप्त काल में पूंग बंदरगाह को कहा जाता था। मेरे हिसाब से राइट आंसर सी होगा। आप लोग भी बताइएगा आपने क्या आंसर टिक आउट किया है। क्वेश्चन 5 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है नागानंद, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी रत्नावली, ऑप्शन डी काव्य दर्शन या इनमें से एक से अधिक। मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका होना चाहिए प्रियदर्शी का। मैं बी टिक आउट करता हूँ क्योंकि ना मैं लाइव कर रहा हूँ, डाटा ऑन है मेरा, तो इसलिए नोटिफिकेशन आया तो प्लीज़ उसके लिए डिस्टर्ब मत होइएगा क्योंकि मैं इसे लाइव करने के लिए मैं यहाँ पे डाटा यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कुछ नोटिफिकेशन मिलेंगे, कॉल भी आ सकते हैं, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है मंसूर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए है रुद्रदामन, ऑप्शन बी खारवेल, ऑप्शन सी है यासोवर्मन, ऑप्शन डी है सकंदगुप्त या इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन मेरे लिए तो फिलहाल नया लग रहा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन शायद देखा भी नहीं हो, ऐसा लग रहा है मुझे। इसको मैं 50-50 कर रहा हूँ। मैंने सकंदगुप्त का नाम सुना हुआ है, रुद्रदामन का नाम सुना हुआ है, तो दोनों में कन्फ्यूजन हूँ, दोनों में से क्या होना चाहिए, तो मैं इसे डी टिक आउट करता हूँ। क्वेश्चन 7 कह रहा है मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? भीम प्रथम ने या भीम द्वितीय या पृथ्वीराज चौहान या जयचंद्र या इनमें एक से अधिक। तो आप सबको पता होगा मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार भीम प्रथम ने हराया था। ये मैंने पढ़ा भी है, तो मुझे इसको लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तो मैं ए के साथ जा रहा हूँ। क्वेश्चन 8 कह रहा है दिल्ली सल्तनत में विद्रोह को प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? रजिया या बहराम शाह या नसरुद्दीन महमूद या ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको इसका राइट आंसर रजिया हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 कह रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ स्टार्ट किया था? अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर इल्तुतमिश होगा। मेरे हिसाब से इल्तुतमिश, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर दिल्ली सल्तनत आपने मेरा वीडियो देखा भी होगा तो ये क्वेश्चन शायद उसमें था भी, इसलिए इसको मुझे याद भी है, मैंने आपको पढ़ाते हुए इसको याद किया था। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है अद्वैतवाद मत को प्रतिपादित कौन थे? शंकराचार्य या आपका रामानुज या ऑप्शन सी निम्बार्क, ऑप्शन डी विष्णु स्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से रामानुज
मुझे क्लोज लग रहा है कि रामानुजन शंकराचार्य में कंफ्यूज हूँ, तो मैं रामानुज के साथ ले जाऊँगा। ऑप्शन बी टिक आउट में कर रहा हूँ। क्वेश्चन 11 कह रहा है निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी। ऑप्शन ए है जहांगीर ने, या शाहजहाँ ने, या अकबर ने, व हुमायूं ने। तो आपको पता होना चाहिए कि न्याय की प्रसिद्ध जंजीर जो थी वो जहांगीर ने लगवाई थी। तो मेरे हिसाब से राइट आंसर ए होना चाहिए। आप बताइएगा कि आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं भी लाइव टेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन सा आंसर सही होगा कौन सा गलत है। आपको लास्ट में पता चलेगा कि इसका आंसर कितना सही है कितना गलत मैंने टिक आउट किया हुआ है। क्वेश्चन 12 कह रहा है निम्नलिखित में किसने द्वारा सिखों का लघु अकबर कहा था। ऑप्शन ए है बर्नियर, ऑप्शन बी है बदीवानी, ऑप्शन सी है लैंडफुल, ऑप्शन डी है फैजी, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे ये भी पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, तो मैं इसे टिक आउट करता हूँ। ऑप्शन ए लेके चल रहा हूँ, बनियार राइट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन 13 कह रहा है किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था। तो ऑप्शन ए है गुरु हर राय, ऑप्शन बी है गुरु अंगद, ऑप्शन सी है गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी है गुरु तेज बहादुर, या इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है किन सेनों एक सैनिक संप्रदाय ने परिवर्तित किया था, तो क्या होना चाहिए। चलो गुरु गोविंद टिक आउट करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। ये आपका एडुटेरिया का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इससे आप भी पूरा क्वेश्चन को आप 120 क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडुटेरिया का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है विजयनगर ने किस शासक के काल में अब्दुल रज़ाक की विजयनगर की यात्रा की थी। ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी है निकितन, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय, ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका जो राइट मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन डी लेके चल रहा हूँ, देवराय द्वितीय। राइट आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन 15 कह रहा है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। 1757, 1760, 1763, या 1754, या इनमें से कोई नहीं। तो वांडीवास का युद्ध शायद 1760 में हुआ था। 1757 में आपका तो युद्ध कुछ और हुआ था। 1760 मेरे हिसाब से 1760 होना चाहिए। ऑप्शन बी में लेकर चल रहा हूँ। अब क्वेश्चन 16 कह रहा है अहमद शाह अब्दाली के भारत के पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। आलमगीर द्वितीय, शाहजहाँ द्वितीय, मोहम्मद शाह, या शाह आलम द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली मुझे इसका करेक्ट आंसर पता नहीं है, तो मैं इससे टिक आउट करता हूँ। शाहजहाँ द्वितीय लेकर चल रहा हूँ, ऑप्शन बी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1754, 1757, 1763, या 1764, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर इसका बी होना चाहिए। इसको लेकर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हूँ कि 1757 होना चाहिए। फैजाबाद में 1857 का विद्रोह किसने करा था। आजिम उल्ला ने, अहमद उल्ला, या खान बहादुर खां, या लियाकत अली, या इनमें से कोई नहीं। तो अहमद उल्ला होना चाहिए। फैजाबाद से उन्होंने विद्रोह किया था। ये काफ़ी फेमस टॉपिक है 1857 का विद्रोह, सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी टिक आउट करता हूँ मैं। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी। कार्ल मार्क्स, रजनी पामदत्त, या के एम पेड़णकर, या परिश्वल स्पीयर, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं कार्ल मार्क्स मार रहा हूँ, ऑप्शन ए टिक आउट कर रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो 120 टोटल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा क्लोज रहने का ऑप्शन में। क्वेश्चन 20 कह रहा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राधाभाई नौरोजी, या रमेश चंद्र दत्त, या बीके राव, आर.बी. राव, या गोविंद रानाडे, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से होना चाहिए। दादाभाई नौरोजी ने इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखा नहीं था। ऑप्शन बी मुझे ज़्यादा क्लोज लग रहा है, इसलिए मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने के प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए है 1786 का अधिनियम, या 1813 का अधिनियम, या 1833 का अधिनियम, या 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं 1833 अधिनियम टिक आउट कर रहा हूँ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22 कह रहा है आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। आनंद मोहन बोस, दयानंद सरस्वती, या राजा राम मोहन राय, या गोविंद रानाडे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको एक्चुअली मुझे इसका कंफर्म आंसर पता नहीं है, तो मैं इसका आंसर आपका दयानंद सरस्वती टिक आउट कर रहा हूँ, ऑप्शन बी।
अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ़ या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद या सर सैयद अहमद खान या हाजी सैयद उल्लाह या आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सर सैयद अहमद खान होगा। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक माने जाते हैं। राइट आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। क्वेश्चन 24 कह रहा है पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? करम शाह या जोआ भगत या सीताराम राजू या जतरा भगत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए करम शाह, ऑप्शन ए में साथ जाऊँगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय काल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिंटन या लॉर्ड मेयो या लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड डॉफ्रिन या इनमें से कोई नहीं। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए या फिर लॉर्ड लिंटन। तो मैं इनमें से लॉर्ड लिंटन पे जा रहा हूँ। एक और ऑप्शन आपके पास है, इन ऊपरी में से कोई नहीं। इसको लेकर थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इसका ऑप्शन कब यूज़ किया जाए। तो ऑप्शन ए मेरे साथ जा रहा हूँ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? हिंद स्वराज या माई अर्ली लाइफ या इंडियन ओपिनियन या नवजीवन या इनमें से एक से अधिक। तो इसका आप सबको पता होगा, इंडियन ओपिनियन आपका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेलेजी या जॉन लॉरेंस या लॉर्ड इरविन या इनमें से कोई नहीं। तो यह काफ़ी इजी सवाल है, लॉर्ड वेलेजी हो जाएगा, ऑप्शन बी। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1913, 1906, 1908 या 1911 या इनमें से कोई नहीं। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 या 1906 दो हो सकता है। तो इसको मैं 1906 टिक आउट कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन दो में से कोई एक होना चाहिए, 1906 1908। मैं 1906 टिक आउट कर रहा हूँ। आप लोग भी, मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि आंसर आप लोग भी दे रहे होंगे या खुद नोट डाउन भी कर रहे हो कितना क्वेश्चन आप सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो। निम्नलिखित में किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? हाकिम अजमल खां, अजीत सिंह, हैदर राजा या राजगोपालचारी। तो आप सबको पता होगा, दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व सैयद हैदर राजा ने करा था। इसका राइट आंसर सी होगा। अजीत सिंह आपके पंजाब से किया था, अजीत सिंह ने। और दिल्ली से सैयद हैदर राजा का नाम आता है, स्वदेशी आंदोलन का विद्रोह किया था। क्वेश्चन 30 कह रहा है किस उदारवादी नेता को द ग्रोन ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, दादा भाई नौरोजी हर किसी को पता है। क्वेश्चन 31 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी गठन, खेड़ा सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सबसे राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वराज पार्टी गठन, क्योंकि इससे पहले सब चंपारण असहयोग इससे सबसे पहले हुआ था, स्वराज सबसे लास्ट में हुआ था और हमसे सबसे लास्ट में पूछ भी रहा है। तो स्वराज पार्टी गठन होना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो स्वराज पार्टी का गठन राइट आंसर होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? सर की उपाधि तो रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो रविंद्रनाथ टैगोर सबको पता है, उन्होंने अपनी उपाधि जो उनको मिला था, जो नोबेल पुरस्कार द्वारा उनको नाम को उपाधि दी गई थी सर की, उस टाइम उन्होंने अपना जो सर की उपाधि थी उन्होंने त्याग दिया था जलियांवाला बाग। ये हमने पढ़ा भी है, राइट आंसर डी होगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह, अशोक आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन या नमक सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अशोक आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसके सुझाव पर भारतीय को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड ब्रेकनहेड। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, लॉर्ड इरविन उस टाइम आपके हुआ करते थे, उन्होंने ही कहा, उनके कहने पर ही साइमन कमीशन में किसी भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था। ये हमने सबने पढ़ा है, आप भी मैंने क्वेश्चन कराया भी है 7000 MCQ सीरीज में। राइट आंसर सी होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1937, 1939, 1936, 1940। तो इसमें भी सोचने वाली कोई बात नहीं है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया था, राइट आंसर बी होगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। क्वेश्चन 36 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, तो पहले आप नहीं पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो ये मेरे लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, मैं ऑप्शन सी लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 37 कह रहा है झंडा गीत निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी, भिकाजी कामा, मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। झंडा गीत किसने लिखा है?
आप लोग भी हेल्प करो, कौन सा लिखा है गंदा झंडा गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी तो नहीं होना चाहिए। भिकाजी कामा, मैं भी लेके चल रहा हूँ भिकाजी कामा। मैं ऐसे भी लहा भी रहा हूँ, मुझे अभी तक मैंने ई का ऑप्शन यूज़ नहीं किया है। ई का ऑप्शन मुझे यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये भी ऑप्शन आपके आंसर सही होते हैं, ई का भी टिक आउट होता है। चलो 38 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? जैकोव डी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 या इनमें से एक से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा जैकोव डी, ये आपका आधारित था 19 वैक्सीन डीएनए से आधारित था जैकोव डी। आपका कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 ये आपके इंडिया में लगाया गया था, तो ये आपका डीएनए से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए आंसर इसका ये होना चाहिए मेरे उम्मीद से। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो नाबार्ड है, नेफ्ट है, आईएसआर है, एसएफएसी है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं एक उन अभी तक मैंने ई का यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं इसमें ई का यूज़ कर रहा हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे लग रहा है ई भी हो सकता है, क्योंकि चारों के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं है, सिवाय नाबार्ड के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है और बाकी किसी के बारे में मुझे खास आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इसमें से ई टिक आउट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 40 कह रहा है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है वित्त मंत्रालय द्वारा ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से राइट आंसर ए होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? 5 से 9 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 21 वर्ष, 7 से 14 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होना, ऑप्शन बी होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि उनमें इस एज में उनके पास थोड़ा माइंड का सेटअप हो जाता है और कुछ सही गलत समझ पाते हैं। मेरे हिसाब से 6 से 14 वर्ष काफ़ी परफेक्टली होता है बच्चों के लिए, कुछ उन्हें समझाने के लिए, उन्हें समझने के लिए। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए। वो उद्योग जो खनिजों को उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल बेसिक उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा खनिज, तो मेरे हिसाब से खनिज का उपयोग के बारे में पूछ रहा है, तो खनिज आधारित उद्योग हमारे पास ऑप्शन में है, तो मैं डी के साथ जाऊँगा। क्वेश्चन 43 कह रहा है निम्नलिखित कंद फसलों में किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? सरकंद, आलू, कचालू या रतालू? तो किसने किसने आलू कचालू खाया है वो भी बताएगा। मेरे हिसाब से इनमें से एक से अधिक। तो किसे कहा जाता है गरीब का मित्र? आलू होना चाहिए। आलू हर किसी के प्लेट में रहता है, आलू हर कोई खाता है, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो आलू खाता है, तो आलू के साथ चलते हैं। शकरकंद तो होना नहीं चाहिए। और कचालू क्या होता है? आलू से बनता है कचालू, टॉफी का। तो आलू टिक आउट कर रहा हूँ, ऑप्शन बी। भारतीय मौसम विभाग संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, गांधीनगर? तो आप सबको पता होगा भारतीय मौसम विभाग आपके नई दिल्ली में देखने को मिलता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क स्थापना कब हुआ था? 1980, 1983, 1985, 1990? तो मैं थोड़ा 85-83 में कन्फ्यूज हूँ कि इसमें से कौन होना चाहिए। 50-50 है, 83 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, क्योंकि मुझे डिटो याद नहीं आ रहा डेट इसका। तो मैं इसे 83 टिक आउट कर रहा हूँ, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपसे पूछ रहा है सुमेलित कौन सा नहीं है? मैकमोहन रेखा, भारत एवं चीन, मैनरहीम रेखा, रूस एवं फिनलैंड, हिडनबर्ग रेखा, जर्मन एवं पोलैंड, मैग्नेट रेखा, फ्रांस या स्पेन? तो मेरे हिसाब से कौन सा सुमेलित नहीं होना चाहिए? ऑप्शन बी टिक आउट कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र या केरल या इनमें से कोई नहीं? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान, परमाणु की बात की जाए ज़्यादा फैक्ट्री आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देखने को मिलता है, तो आंध्र प्रदेश लेकर चल रहा हूँ, ऑप्शन बी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? ये क्वेश्चन 21 होना चाहिए, क्योंकि ये इसका राइट आंसर 21 होना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था, तो मेरे हिसाब से 21 होना चाहिए। मैंने पढ़ाया भी आपको क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस का, जो एक आपका वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप चेकआउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन उसमें दिया गया है कि परमवीर चक्र किसने शुरू भी किया था और किसके नाम पर रखा भी गया है। तो ऑप्शन बी 21। मैंने आज फिलहाल हाल ही फिलहाल में मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब चैनल पर अपने। 21 होगा। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का क्या नाम है? MF हाइड्रा, MB हाइड्रा, MB हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं? ये मुझे पता भी नहीं है, तो मैं इसे टिक आउट करता हूँ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 50 कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष
अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? प्रशांत महासागर या हिंद महासागर या अल्टार्कटिका या आर्कटिक या महासागर? तो प्रशांत महासागर होना चाहिए। ये न्यूज़ में काफ़ी चला भी था, तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से होना चाहिए। स्टेफनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फिजी, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका होना चाहिए, फ्रीज टिक आउट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का हो नहीं सकता, ब्राज़ील का होना नहीं चाहिए, न्यूजीलैंड का आपके एक हॉकिंस बने हुए हैं, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? डेनिल या राफेल या नोवाका या कॉर्लिस? तो आप सबको पता होगा, नोवाक आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? आईआईटी मद्रास, गुवाहाटी, खड़गपुर या कानपुर? ये काफ़ी न्यूज़ का फेमस है, आपने अगर न्यूज़ देखते भी हो तो न्यूज़ में ये चला भी था। आईआईटी कानपुर कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल किया हुआ है, कानपुर होना चाहिए आंसर, मेरे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। राइट आंसर डी होगा। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है? 2030, 40, 47 या 70? तो इसका क्या होना चाहिए? 70 तक तो जीरो कार्बन भारत का लक्ष्य है कि जीरो कार्बन 70 तक हम प्राप्त कर लेंगे, 70 तो होना नहीं चाहिए। 40 या 47 कन्फ्यूजन हो रहा है कि 2030 तक आपका टीबी रोक होना है, 2030 तक होना है, या 47 या 40 कोई होगा। मैं 40 टिक आउट कर रहा हूँ, वीडियो काफ़ी जल्दी करते हैं। मृदु ऊतक का एक प्रकार है, किसका? ऑप्शन ए, बी, सी, डी या किस में से कोई नहीं? तो इसको क्या होना चाहिए, मुझे पता भी नहीं है एक्चुअली, हिंदी में इसको डिटेल पता भी नहीं चल रहा कि बोलना क्या चाह रहा है। मृदु ऊतक एक प्रकार का क्या है? तो इसका टिक आउट सरल ऊतक कर देता हूँ, ऑप्शन बी। देखते हैं, निम्न कथन पे आपको विचार करना है। कॉक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। मशरूम ब्रायोफाइट का एक अंतर्गत है। शैवाल सवर्णीय पौधा है या थेलोफाइटा वर्ग पौधों में शरीर, जड़, तना एवं पत्तियों को विभेदित नहीं करता है? कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग भी रहा है, तो मैं इसे सी कर रहा हूँ, ऑप्शन सी। आप लोग भी बताइएगा आप क्या टिक आउट कर रहे हो। संक्रमित पेयजल फैलाने वाला रोग है मलेरिया, मोटापा या आपका टिटनेस या हाइपेटाइटिस? तो बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, हाइपेटाइटिस होता है पेयजल से आपका फैलने वाला बीमारी, हेपेटाइटिस कहलाता है, ऑप्शन डी होगा। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से या फंगस से या वायरस से या आपका कृमि से या इनमें से कोई नहीं? दुधारू पशुओं, तो फंगस से होना चाहिए, आई थिंक बी होगा। रंसाकुर पाया जाता है आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या मुख में? तो आपका छोटी आंत में पाया जाता है रंसाकुर, ऑप्शन सी मैं टिक आउट कर रहा हूँ। आवेविन श्वसन कोशिका किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में या हरित लवक में या कोशिका झिल्ली में? तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया टिक आउट कर रहा हूँ, मुझे इसमें 100% श्योर नहीं हूँ इसका आंसर क्या होगा, मैं ऑप्शन ए टिक आउट कर रहा हूँ। जब फ्राइब्रोजिन प्लाज्मा अलग से हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा प्रोटीन, वसा, सीरम या आपका प्लेटलेट्स? तो इसको आपको क्या कहा जाता है? तो मेरे हिसाब से सीरम होता है, ऑप्शन सी। एस्ट्रोजन संतुलित होता है कहाँ पर? एस्ट्रोजन कहाँ पर रहता है? वृषण द्वारा, थाइलमस द्वारा या ट्राइड द्वारा या लेंगर हैश की दीपियाओं द्वारा? इनमें से कोई नहीं, तो मैं डी कर रहा हूँ। नर युग्म का और तथा मादा युग्म का संयोग कैसे बनता है? शुक्राणु से, अंडाणु से या आपका जाइगोट से या बीजांड से? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जाइगोट होना चाहिए, ऑप्शन सी। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो आपने सब पर होगा, 7 होता है टोटल, डी होगा। निम्न में कौन सा कथन आपका असत्य है? दूरी में केवल परिमाण होता है, ये आपका सही है। विस्थापन आदि राशि है, इसमें कन्फ्यूजन है। विस्थापन को दर को त्वरण कहते हैं। समय का एक सदिश राशि है, ये आपका सही कथन है, या इनमें से एक से अधिक? ऑप्शन बी, सी में कन्फ्यूजन है, बी मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है कि असत्य है। यदि किसी वस्तु में बल लगाने के समय कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता तो उसे बल कहलाता है। संतुलित बल, असंतुलित बल या घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल? इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, संतुलित बल होगा, राइट आंसर ए होना चाहिए। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा कथन सत्य होगा? सत्य पूछ रहा है। तैरने का सिद्धांत आइंस्टाइन ने दिया था। वस्तु का भार उत्प्लवक बल के बराबर है। वस्तु का भार उत्पल लावक से बल से अधिक होता है। वस्तु का भार उत्पल लावक से बल से कम होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो एक्चुअली इसमें कन्फ्यूजन है।
आपका ये तो आपका कथन आपका सत्य है, बाकी बाकी का कुछ पता नहीं लग रहा मुझे, तो मैं इसे बी टिक आउट कर रहा हूँ। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है विरल से संघनन माध्यम से, संघनन से विरल माध्यम से, संघनन से संघनन माध्यम से या विरल से विरल माध्यम से। ये मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन कराया हुआ है, आप वीडियो में चेकआउट भी कर सकते हो फिजिक्स का सेशन में। इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे कम विचलित होता है, लाल, पीला, बैंगनी, हरा। तो आपको पता होगा लाल होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कम विचलित कोई कलर होता है लाल होता है, इसलिए आपने देखा भी होगा एम्बुलेंस में लाल कलर का सायरन बजता है, क्योंकि हर किसी को कम विचलित होता है, वो बहुत जल्दी डाइवर्ट कलर नहीं लगता है, वो लाल कलर हर किसी को दिख जाता है जल्दी। तो राइट आंसर ए होना चाहिए। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा? चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, पहले घटेगा, बढ़ेगा। चालक की लंबाई बढ़ाने पर मेरे हिसाब से एक से अधिक होना चाहिए। मैं ई टिक आउट कर रहा हूँ। बायलस तथा चॉल्स के नियम के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नियम, गैस समीकरण, परम शून्य तापक्रम या नियतांक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। समुद्र के जल में नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? वाष्पीकरण, संघनन या निस्यदन या ऊर्ध्वपतन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर वाष्पीकरण होना चाहिए, कि जल के नमक से निकालने की बात कर रहा है तो वाष्पीकरण, जब वाश करेंगे तभी तो पानी उड़कर नमक उसका बचेगा, तो वाष्पीकरण होगा। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो आपको लगे, आपका जो दिल कहे कि राइट आंसर ये होगा, आप उसे टिक आउट करो बिल्कुल। अगर आपका जो दिल कह रहा है उस पर बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, जो कह रहा है उस पर मान लो। जैसे मुझे ए लग रहा है ए होना चाहिए, मैं ए टिक आउट कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा लाइव कर रहा हूँ तो मुझे नर्वस भी हो रहा है, पता नहीं टोटल मार्क्स कितना आएगा कितना नहीं आएगा। क्वेश्चन 73 कह रहा है एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? 1:4, 3:1, 2:1 या आपका 1:2। तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 3:1 होता है। ऑप्शन बी होना चाहिए। विद्युत का सुचालक आधातु है सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट। बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, ग्रेफाइट होगा। विद्युत का सुचालक आधातु आपका ग्रेफाइट होगा। 75 पे एक द्रव आधातु है लिथियम, पारा, ब्रोमीन या हाइड्रोजन या इनमें से एक से अधिक। तो एक आधातु पूछ रहा है ना, एक द्रव आधातु है, इनमें एक से अधिक, तो लिथियम या ब्रोमीन। लिथियम टिक आउट कर रहा हूँ। पिच ब्लेंड निम्न में किस धातु का अयस्क है? मरकरी, यूरेनियम, थोरियम या लेड या इनमें से एक से अधिक। तो इसमें से मेरे हिसाब से ब्लेड पूछा ना, पीस ब्लेड, मैं यूरेनियम टिक आउट कर रहा हूँ। रेडियो सक्रियता खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल, मैडम क्यूरी ने या पियरे क्यूरी ने या आइंस्टीन ने। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है, हेनरी बेकरल जाने जाते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था। राइट आंसर ए होना चाहिए। भारतीय संविधान में शासन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन या आयरलैंड। तो आप सबको पता होगा, जो सदन में जो बैठक की प्रावधान है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। राइट आंसर ए होना चाहिए। राज्यपाल की पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आप राष्ट्रपति टिक आउट मत कीजिएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल को चुनता है, उसको शपथ दिलाता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, राष्ट्रपति टिक आउट नहीं करना है। राष्ट्रपति राज्यपाल को चुनता है, उसे शपथ बिल्कुल नहीं दिलाता है। राइट आंसर ये होना चाहिए। भारतीय संविधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 71, 72, 73 या 74। मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, 72 और 73, मैं इस 72 चल रहा हूँ। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति, शासन या लोकसभा या राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। लोकसभा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में किसने प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये टिक आउट कर रहा हूँ। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? 1909, 1919, 1935 या 1947। तो इसका राइट आंसर मुझे एक्चुअली क्लियर पता नहीं है, तो मैं इसको 1909 टिक आउट कर रहा हूँ। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले में उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनः विचार करेगा। मौलिक क्षेत्राधिकार के अंदर या रिट संबंधी या अपीलीय क्षेत्राधिकार या सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार।
तो अपीलीय जो होता है उसमें आपका कानूनी फैसले पर पुनः विचार किया जा सकता है, क्योंकि जो अपील दोबारा किया जा सकता है, कोई फैसला अगर आता है तो उसमें आप दोबारा अपील कर सकते हैं। अगर मौलिक जो होता है, मौलिक क्षेत्राधिकार में ज़्यादा दोबारा पूर्ण विचार नहीं होता, तो मौलिक होगा नहीं। रिट में बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है होने का। अपीलीय क्षेत्राधिकार में अगर कोई फैसला आ जाता है तो उसमें दोबारा हम अपील कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से होना चाहिए। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? तो बिल्कुल कन्फ्यूजन होगा, सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है, तो वही अंतिम है। राइट आंसर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन से कभी सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? जनता, उत्पादकों के राज्य या श्रमिकों के, या इनमें से कोई नहीं? समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन सभी कारक जनता को होना चाहिए। ऑप्शन ए टिक आउट कर रहा हूँ। महान नोविस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी, या इनमें से आपका कोई नहीं? तो मुझे क्लियर पता नहीं है इसका आंसर क्या होगा, तो मैं पहला टिक आउट कर रहा हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आपका आंध्र प्रदेश? तो बिल्कुल इजी सवाल है। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है, सेकंड में आपका महाराष्ट्र है, थर्ड में बिहार है, चौथा पे वेस्ट बंगाल है, पाँचवें में मध्य प्रदेश है जनसंख्या के मामले में। तो ए बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 10.98%, 15.24%, 10.34% या 16.10%? तो आप सबको पता होगा 15.24% राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं होगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या गुजरात? इनमें से कोई नहीं। पश्चिम बंगाल आप बिल्कुल टिक आउट मत कीजिएगा, पश्चिम बंगाल नहीं है। पंजाब आपका सबसे ज़्यादा अधिक चावल का उत्पादन करने के राज्य में पंजाब आता है। पश्चिम बंगाल के लोग चावल ज़्यादा खाता है, लेकिन उगाता पंजाब ही है। राइट आंसर सी होना चाहिए। 90 क्वेश्चन है, सोचिए आपको 1 के साथ 2 मिलाना है। ये एक्चुअली ये जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? वो जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में होना चाहिए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में होगा। और आपका रणथंभौर जो है, रणथंभौर राजस्थान से होना चाहिए। दाम्फा आपका और बांधवगढ़ में कन्फ्यूजन है। जिम कॉर्बेट पहले हम मिलाते हैं। ए का 3 किस में है? एक ही ऑप्शन है 3। और रणथंभौर आपका राजस्थान में है, तो लास्ट का डी का 1 होना चाहिए। बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होगा। अगर कोई एक आपको पता है तो इसमें आपको पता हो जाएगा जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, तो सी टिक आउट हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट या मध्य प्रदेश बिहार में? जो होगा नहीं, बिहार तो बिहार में होता ही नहीं, वर्षा बिहार में होता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पश्चिमी घाट, हिमालय, मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। मेघालय आपको दिख रहा है ना, मेघालय में चेरापूंजी आता है, चेरापूंजी में ज़्यादा बारिश हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, तो ये होना चाहिए। रिंग ऑफ फायर से अब क्या अभिप्राय है? जापान का एक औद्योगिक क्षेत्र है, या अफ्रीका का एक पर्वत शिखर है, या प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है, या दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान है? तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन इसमें मैं ए टिक आउट कर दे रहा हूँ रिंग ऑफ फायर के नाम पे। भूमध्य रेखा कितने देशों होकर गुजरती है? ये आपने जीके का सवाल है, काफ़ी हमने पढ़ा भी है। तो 12, 15, 14 या 13? तो 13 होना होगा। आप सबको पता होगा 13 काउंट्री से आपका भूमध्य रेखा गुजरता है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आप इसे रट्टा मार लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है। 13 होगा। निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? फॉकलैंड या लाब्राडोर या वेनेजुएला या आपका कैलिफोर्निया, या इनमें से एक से अधिक? तो कैलिफोर्निया में तो हमेशा आपका अमेरिका में है, हमेशा वहाँ पे बर्फ़ गिरते रहता है। फॉकलैंड दिख रहा है ऐसा कि फॉकलैंड, कैलिफोर्निया में डाल रहा हूँ, ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा कैस्पियन सागर का सीमा नहीं बनाता है? अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान या इनमें से आपका कोई नहीं? कैस्पियन सागर से कौन सीमा नहीं बनाता है? तो अजरबैजान में टिक आउट कर रहा हूँ, ऑप्शन ए। निम्न में कौन सा जिला सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल के सबसे कम स्पर्श करती है? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया या बांका? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा सीमा है बिहार का जो पश्चिम बंगाल से कम बॉर्डर टच करता है? किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया या बांका? तो पूर्णिया होना चाहिए। कटिहार का तो काफ़ी लंबा है, किशनगंज भी लंबा है। पूर्णिया या बांका? पूर्णिया टिक आउट करते हैं, बांका का नाम मैंने बहुत कम सुना हुआ है। पूर्णिया, ऑप्शन सी टिक आउट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड? बिहार तो होगा नहीं, बिहार में कुछ पाया जाता ही नहीं है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? पाइराइट, तो उड़ीसा टिक आउट कर रहा हूँ।
2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात जिला कौन सा है? बिल्कुल हलवा सवाल है। ऑप्शन सी गोपालगंज, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात देखने को मिलता है। ऑप्शन सी। भारत में सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? 1, 2, 3 या 4? तो आप सबको पता होगा 1 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। शून्य रेखा किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की रेखा को, या सिक्किम या बांग्लादेश के बीच की रेखा, या मेघालय और बांग्लादेश के बीच की रेखा, या त्रिपुरा या बांग्लादेश का बीच की रेखा? मुझे भी नहीं पता है कौन सा रेखा किसके बीच में है, तो मैं इसे ए टिक आउट कर रहा हूँ। यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैथ का रीजनिंग आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा और मैं इसे सॉल्व कहाँ करूँगा, वीडियो पे सॉल्व कर भी नहीं सकता। तो मैं इसे गैस करके टिक आउट करूँगा, अनुमान लगाऊंगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन में अटैम्प्ट 120 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का अटैम्प्ट नहीं करूँगा तो टोटल मेरा रिजल्ट शो नहीं करेगा। इसलिए मुझे कोई आंसर इसमें टिक आउट करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी 1 से 20 तक सारे क्वेश्चन को टिक आउट कर देता हूँ, मुझे रिजल्ट टोटल पता चल जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन 34 टिक आउट कर दे रहा हूँ मैं। इसमें पूछ रहा है धनराशि। इसमें मैथ क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि मैथ से बहुत क्वेश्चन बनता भी है और आपको मुश्किल से 5 से 10 सवाल आपको मैथ से देखने को मिलेंगे। तो एक टिक आउट कर देता हूँ, इसमें ए टिक आउट कर रहा हूँ। जो आपको नहीं भी लगता अनुमानित कीजिएगा, कुछ सॉल्व कीजिएगा, जो आपको आसपास लगे अप्रॉक्स लगे कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है तो आप कुछ भी टिक आउट कर दीजिएगा। मेस के क्वेश्चन 1055 इसे जल्दी जल्दी टिक आउट कर लेता हूँ क्योंकि जल्दी क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। आप लोग ऐसे टिक आउट मत कर दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके टिक आउट कीजिएगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही है यहाँ पे कुछ सॉल्व करने का, इसलिए मैं जल्दबाजी में टिक आउट कर दे रहा हूँ आंसर देखने के लिए, आंसर कितना हमारा आ रहा है। आप लोग सारे क्वेश्चन को आराम से इसे बनाइएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको कॉन्फिडेंट मिलेगा, आप एग्ज़ाम में काफ़ी हिम्मत से काफ़ी आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ जाएगा और आप आंसर आराम से दे पाओगे। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन लेवल काफ़ी अच्छा है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल आपको डिट्टो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए सारे क्वेश्चन को आप आराम से वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, टाइम लेकर वीडियो को पॉज कर सारा क्वेश्चन को आराम से पूरा बनाइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, बहादुर है प्रतिफुल्लित उदास है, तो बहादुर आपका क्या है? बहादुर प्रतिफुल पॉजिटिव वर्ड है, उदास आपका नेगेटिव है, बहादुर पॉजिटिव है, तो बहादुर आपका सुस्त, आदर्श या उत्पांग या कायर? सुस्त होना चाहिए। चलिए पूरा 120 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं थोड़ा खुद नर्वस फील कर रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा। आप लोग भी अपना रिजल्ट बिल्कुल बताइएगा कमेंट में और वीडियो को फ्रेंड जरूर शेयर कीजिएगा यार, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबमिट करते हैं रिजल्ट अपना, देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। टोटल व्यू स्कोर OMG ओनली 169, आपका ओनली 69 क्वेश्चन सही आ रहा है मेरा 120 में। 20 क्वेश्चन काउंट मत करना, 20 क्वेश्चन मैंने बस बिना देखे टिक आउट किया है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल, देख सकते हो क्वेश्चन कैसा 69 है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। 120 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मेरा 69 क्वेश्चन आपका सही हुआ है इसमें बस। और मैथ की बात की जाए, मैथ रीजनिंग में कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, अगर मैं सॉल्व करता तो मेरा रिजल्ट थोड़ा और बेटर आता। तो देख सकते हैं इसमें मेरा, मुझे लग रहा है कि इसमें 10-12 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं मैथ में रीजनिंग लेकर। तो अप्रॉक्स ओवर फिलहाल अगर कटअप की जाए तो कटअप आपका मेरे हिसाब से 50 अबव जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 50-70 का आपका हाईएस्ट कटअप जाना चाहिए, 70 होना चाहिए आपका, और गर्ल्स का 50 या 60 के बीच में आपका कटअप रहेगा। ठीक है, मैं उसके लेवल को थोड़ा क्रॉस कर जाऊंगा क्योंकि मैं अगर मैथ रीजनिंग सॉल्व करता तो मेरा अप्रॉक्स 78 या 80, नहीं 80 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 75 या 72, 78
हो जाएगा, क्योंकि 69 मेरा सही है। 10 तो आ ही सकता है, 20 में से 10 तो कैसे भी आएगा ही आएगा। मैं अगर आँख बंद करके टिक आउट करूँ तब भी 10 मेरा सही हो जाता। तो मेरा उतना ख़राब भी रिजल्ट नहीं है, ठीक है। आप लोग भी सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही अगले सीरीज़ पे। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हो, इसे प्यार देते हो वीडियो को, तो अगला वीडियो हम ज़रूर फिर लाइव लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो पे।